हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री 2021 का पेपर देखेंगे। CGPSC अनसॉल्व्ड मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 3 भाग 1 भारत का इतिहास इंडियन हिस्ट्री के 2021 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सेक्शन फर्स्ट में शब्द सीमा 30 निर्धारित की गई थी। अंक 2 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न था। शुद्ध पिटक कितने निकायों में विभाजित है, उनके नाम लिखिए। शुद्ध पिटक 5 निकायों में विभाजित है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अग्युत्तर निकाय और खुद्दक निकाय 5 निकायों में विभाजित है। इसके नामों की चर्चा करने के लिए पूछा गया है 2 अंक का प्रश्न। इंडियन हिस्ट्री 2021 में पूछा गया दूसरा क्वेश्चन है, कनिष्क के साम्राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। कनिष्क का साम्राज्य निस्संदेह विशाल था। यह पाकिस्तान व भारत से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर स्थित अमू दरिया के उत्तर में दक्षिणी उज्बेकिस्तान एवं ताजिकिस्तान से लेकर दक्षिण पूर्व में मथुरा तक फैला था। रावत तक शिलालेखों के अनुसार यह पाटलिपुत्र एवं श्री चंपा तक के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। तो कनिष्क का साम्राज्य विस्तार इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इंडियन हिस्ट्री 2021 में तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था 2 अंक के लिए, आर्यभट्ट के खगोल शास्त्र में योगदान को चिन्हांकित कीजिए। आर्यभट्ट ने खगोल शास्त्र में खगोलीय मॉडल दिया गया जिसमें पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सूर्य से ग्रहों की दूरी बताई जो वर्तमान माप से मिलती जुलती है। इन्होंने वायुमंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर बताई थी। पृथ्वी के वर्ष की अवधि 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट 30 सेकंड बताई थी। आर्यभट्ट को भारतीय गणित का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने गणित में भी कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों और तकनीकों का विकास किया था। तो यह जो है इनका योगदान रहा खगोल शास्त्र के क्षेत्र में आर्यभट्ट का। अगला क्वेश्चन है, मराठों के शासनकाल में कर व्यवस्था के बारे में बताइए। मराठों के शासनकाल में जमीन का कर मुख्य रूप से किसानों से लिया जाता था। चौथ कर जमीन के उपज के आधार पर तय किया जाता था। इनमें मुख्य रूप से सरदेशमुख कर, झाड़, फंड, वनस्पति व पशुओं के मालिक से शायर, उद्योगपतियों से घोड़े का कर आदि लिया जाता था। तो यह जो है मराठों के शासनकाल में प्रमुख कर व्यवस्थाएं रही। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था के मौलिक सिद्धांत क्या थे, व्याख्या कीजिए। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था में जमीन का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली थी जिसमें जमीन की गुणवत्ता और उपज के आधार पर कर लिया जाता था। कर की दर जमीन के उपज के आधार पर तय की जाती थी तथा किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए थे। तो यह जो है शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था के मौलिक सिद्धांत रहे। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में चित्तू पांडे की भूमिका पर प्रकाश डालिए। चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्हें शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। 1942 में बलिया में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। बलिया में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जिले के विभिन्न हिस्सों में पंचायतें स्थापित की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शहर की रक्षा के लिए नियुक्त किया। तो यह जो है इनकी प्रमुख भूमिका रही चित्तू पांडे जी की भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय रेलवे के विकास के लिए उठाए गए कदम उपायों का वर्णन कीजिए। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। उन्होंने 1899 से 1905 तक भारत के रेलवे के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जिसके अंतर्गत रेलवे बोर्ड की स्थापना, रेलवे नेटवर्क का विस्तार, रेलवे स्टेशनों का निर्माण, रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, रेलवे सुरक्षा में सुधार, रेलवे यातायात प्रबंधन, रेलवे क्रेट ट्रैफिक में वृद्धि, रेलवे के लिए वित्तीय सहायता आदि कार्य किए। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के असफल होने के कारण क्या थे। असहयोग आंदोलन के असफल होने के कई कारण रहे। इनमें कुछ प्रमुख कारण हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड और चौरा चौरी की घटना के बाद आंदोलन को वापस लेना पड़ा। आंदोलन के दौरान हिंसा की घटनाएं होने से गांधी जी को आंदोलन वापस लेना पड़ा। अन्य कारण में है सत्याग्रहियों को दोबारा प्रशिक्षण की जरूरत जो है महसूस होना। तो यह जो है प्रमुख कारण रहे असहयोग आंदोलन के असफल होने के। इंडियन हिस्ट्री के सेक्शन 2 में पूछा गया प्रश्न है 2021 के, शब्द सीमा जो है 60 है। 4 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न था, वैदिक संस्था विदत का महत्व बताइए। आर्यों की एक अन्य संस्था विदत थी। यह आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। प्रशासनिक कार्यों के लिए वैदिक काल में राजा निर्णय के लिए जनजातीय संगठनों से पहले विचार विमर्श करता था तथा सहायता के लिए विभिन्न सहयोगी होते थे। राजा के प्रमुख सहयोगी पुरोहित, सेनानी, ब्राजपति, कुलप, ग्रामणी, पुरप, स्पर्श और दूत होते थे। तो यह जो है विदत के महत्व है वैदिक संस्था में। 10वां क्वेश्चन जो पूछा गया था, देवदासी प्रथा पर प्रकाश डालिए। देवदासी प्रथा का वर्णन करना है।
देवदासी प्रथा एक पारंपरिक प्रणाली थी जिसमें महिलाएं देवताओं की सेवा के लिए समर्पित की जाती थीं। यह प्रथा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित थी, खासकर तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। देवदासी प्रथा की विशेषताएं। देवताओं की सेवा। देवदासी महिलाएं देवताओं की सेवा के लिए समर्पित की जाती थीं। वैवाहिक प्रतिबंध। देवदासी महिलाओं को विवाह करने की अनुमति नहीं थी। तीसरा विशेषता है सामाजिक दर्जा। देवदासी महिलाओं को उच्च सामाजिक दर्जा प्राप्त था। अगला है आर्थिक समर्थन। देवदासी महिलाओं को आर्थिक समर्थन प्राप्त था। देवदासी प्रथा के दुष्प्रभाव की यदि हम बात करें, यौन शोषण। देवदासी महिला यौन शोषण की शिकार होती थी। दूसरा, सामाजिक बहिष्कार। देवदासी महिलाएं सामाजिक बहिष्कार का शिकार होती थी। आर्थिक शोषण। महिलाओं का आर्थिक शोषण होता था। इस प्रथा का 1988 में उन्मूलन हुआ जब भारत सरकार ने देवदासी प्रथा अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के तहत देवदासी प्रथा को अवैध घोषित किया गया था और इसके अभ्यास पर प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम फैक्ट्री एक्ट। कारखाना अधिनियम 1881 भारत में औद्योगिक इतिहास में एक नवीन अध्याय था, समझाइए। प्रथम फैक्ट्री एक्ट या कारखाना अधिनियम 1881 भारत में औद्योगिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यह अधिनियम भारत में कारखानों में श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसके मुख्य प्रावधान शामिल थे। प्रमुख प्रावधान है, पहला, कारखानों में श्रमिकों की उम्र की सीमा। इस अधिनियम के तहत कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की उम्र की न्यूनतम सीमा 7 वर्ष निर्धारित की गई थी। दूसरा है कारखानों में काम के घंटे। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि कारखानों में श्रमिकों को कम से कम 10 घंटे का विश्राम दिया जाना चाहिए। तीसरा है महिला श्रमिकों के अधिकार। इस अधिनियम में महिला श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। हालांकि यह अधिनियम अपने समय से आगे था, लेकिन इसे और भी सुधार की आवश्यकता थी। बाद में 1948 में कारखाना अधिनियम बनाया गया, जिसने श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा की दिशा में और भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। अगला क्वेश्चन है सूरत की संधि 6 मार्च 1775 की शर्तों का वर्णन कीजिए। सूरत की संधि 6 मार्च 1775 को हुई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संघ के बीच हुई थी। इस संधि की शर्तें हैं, पहला, मराठा संघ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिलेक्टे बाशिन और आसपास के क्षेत्रों को अधिकार दिया। दूसरा, मराठा संघ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति दी। तीसरा, मराठा संघ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने क्षेत्र में सैनिक टुकड़ियों की तैनाती की अनुमति दी। चौथा है मराठा संघ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर पेशवा के खिलाफ लड़ने का समझौता किया। पांचवा, मराठा संघ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। छठवां, मराठा संघ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने का समझौता किया। हालांकि यह संधि, सूरत की जो संधि है, मराठा संघ के लिए बहुत ही अपमानजनक थी और इसने मराठा संघ की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता को कमजोर किया। अगला क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना के संबंध में संक्षेप में जानकारी दीजिए। माउंटबेटन योजना 1947 में भारत की स्वतंत्रता के लिए बनाई गई एक योजना थी। इस योजना का नाम लॉर्ड माउंटबेटन के नाम पर रखा गया था, जो उस समय भारत के वायसराय थे। माउंटबेटन योजना के प्रमुख बिंदु हैं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता देना था। योजना में भारत को 2 राष्ट्रों में बांटने का प्रावधान था, भारत और पाकिस्तान। योजना में सीमाओं का निर्धारण सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया जाना था। योजना के अनुसार भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलनी थी। माउंटबेटन योजना के तहत योजना में अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान था, जो स्वतंत्रता तक शासन करेगी। माउंटबेटन योजना के संबंध में अगर इनके महत्व की चर्चा करें, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की, भारत के लिए नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की गई। हालांकि माउंटबेटन योजना की आलोचना भी हुई थी, क्योंकि इसमें भारत के विभाजन का प्रावधान था, जिससे बड़े पैमाने पर हिंसा और पलायन हुआ। अगला है सेक्शन 3 में पूछा गया प्रश्न, शब्द सीमा 100, 8 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न, मगध साम्राज्यवाद के उदय के भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। मगध साम्राज्यवाद के उदय के भौतिक कारक, पहला है भौगोलिक स्थिति। मगध की भौगोलिक स्थिति गंगा नदी के किनारे थी, जो व्यापार और परिवहन के लिए अनुकूल थी। दूसरा है उर्वर भूमि। मगध की भूमि उर्वर थी, जो कृषि उत्पादन के लिए अनुकूल थी। तीसरा है खनिज संसाधन। मगध में खनिज संसाधनों की बहुतायत थी, जैसे कि लोहा, तांबा और अभ्रक यहाँ मिलता था। चौथा है व्यापार मार्ग। मगध व्यापार मार्गों का केंद्र था, जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाते थे।
पांचवा, सैन्य शक्ति। मगध की सैन्य शक्ति मजबूत थी जो इसकी सीमाओं की रक्षा और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण थी। छठवां, आर्थिक समृद्धि। मगध की आर्थिक समृद्धि इसके व्यापार और कृषि उत्पादन के कारण थी। सातवां, राजनीतिक स्थिरता। मगध की राजनीतिक स्थिरता इसके साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण थी। आठवां, प्राकृतिक संसाधन। मगध में प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायत थी, जैसे वन, जल व खनिज। नौवां है कृषि उत्पादन। मगध का कृषि उत्पादन अधिक था जो इसकी आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण था। दसवां है सांस्कृतिक विकास। मगध का सांस्कृतिक विकास इनके साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण था। तो यह जो है मूल भौतिक कारक रहे। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के इतिहास में चैतन्य के योगदान को रेखांकित कीजिए। भक्ति आंदोलन के इतिहास में चैतन्य के योगदान की यदि हम बात करें, भक्ति का प्रसार जिससे लोगों में भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण बढ़ा। दूसरा, गौड़ी वैष्णव धर्म की स्थापना जो भगवान कृष्ण की पूजा पर केंद्रित था। तीसरा, संकीर्तन समूह गायन के माध्यम से भगवान की पूजा को प्रसारित किया जिससे लोगों में एकता और सामाजिक समरसता बढ़ी। चौथा, जाति प्रथा का विरोध किया, सभी लोगों को भगवान की पूजा में समान अधिकार दिलाने के लिए काम किया। पांचवा, महिलाओं को भगवान की पूजा में समान अधिकार दिलाने के लिए काम किया। छठवां, आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। सातवां, सामाजिक सुधार जैसे विधवा पुनर्विवाह और दलितों के अधिकारों की रक्षा की गई। अगला क्वेश्चन है, दलितों के उद्धार में आयोजित ज्योतिबा फुले दलितोद्धार में ज्योतिबा फुले की भूमिका का समीक्षा कीजिए। दलितोद्धार के लिए ज्योतिबा फुले की भूमिका के वर्णन को देखना है। ज्योतिबा फुले ने दलितों और महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष किया और समाज में फैली हुई कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने सत्यशोधक समाज नामक संस्था की स्थापना की जिसका उद्देश्य समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय को दूर करना था। ज्योतिबा फुले ने शिक्षा को समाज में परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने लड़कियों और दलितों के लिए विद्यालय खोले जिससे वे शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम किया और स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। ज्योतिबा फुले की भूमिका दलितों के उद्धार में अत्यंत महत्वपूर्ण थी और उनके कार्यों ने समाज में परिवर्तन लाने में मदद की। इंडियन हिस्ट्री में सेक्शन 4 में पूछा गया प्रश्न है, शब्द सीमा इसकी 175 है, 15 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। अशोक के धम्म से तात्पर्य है अशोक सम्राट द्वारा प्रतिपादित धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों का समूह। अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में और अपने शासन में लागू किया। अशोक के धम्म की प्रमुख सिद्धांतों की यदि हम बात करें, अहिंसा, जीवों के प्रति हिंसा न करना और उनकी रक्षा करना। दूसरा, करुणा, दूसरों के प्रति दया व सहानुभूति रखना। तीसरा, सत्य, सच्चाई व ईमानदारी का पालन करना। चौथा, न्याय, न्याय और समानता का पालन करना। दान, दूसरों की मदद करना और दान देना। शील, अच्छा आचरण और नैतिकता का पालन करना। मैत्री, दूसरों के साथ मित्रता और सौहार्द रखना। अशोक ने अपने धम्म को प्रसारित करने के लिए कई तरीकों का उपयोग किया जिसमें कुछ निम्न है। पहला है शिलालेख। अशोक ने अपने धम्म को शिलालेखों पर लिखकर प्रसारित किया। दूसरा है धम्म महामात्र। अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जो धम्म को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार थे। तीसरा है धम्म सभाएं। धम्म सभाएं आयोजित की जहां लोग धम्म के बारे में चर्चा कर सकते थे। अशोक ने धम्म में न केवल बौद्ध धर्म को प्रसारित करने में मदद की बल्कि यह भारतीय समाज को नैतिकता व मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देने में मददगार साबित हुआ। 17 क्वेश्चन में पूछा गया अथवा का प्रश्न है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड क्या था, व्याख्या कीजिए। सांप्रदायिक अधिनियम या कम्युनल अवार्ड 1909 का एक महत्वपूर्ण कानून था जो भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि के लिए बनाया गया था। इसके प्रमुख प्रावधान है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसके तहत मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और अंग्रेजों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। दूसरा, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। इस अधिनियम के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षित सीटें बनाई गईं। तीसरा, निर्वाचन की पद्धति। इसके तहत निर्वाचन पद्धति में परिवर्तन किया गया जिसमें मतदाताओं को अपने समुदाय के प्रत्याशी को वोट देने का अधिकार था। चौथा है सांप्रदायिक विभाजन। इसके तहत सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा मिला जिससे हिंदू मुसलमान का विभाजन बढ़ने लगा। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के मूल परिणाम यदि हम देखें, पहला,
सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। दूसरा, हिंदू मुसलमान में विभाजन बढ़ा। तीसरा, राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ। चौथा, इस अधिनियम के कारण भारत के विभाजन की नींव रखी गई। इस प्रकार सांप्रदायिक अधिनियम 1909 एक महत्वपूर्ण कानून था जिसके परिणाम भारत के इतिहास में गहरे पड़ गए।